ओके, सेम फॉर सेक्शन बी को भी यही सारे सबमिशन करने हैं। फाइन। सो इसी तरह का एक फोल्डर मैं सेक्शन बी के लिए भी दे दूंगा। So for section B, they will create their own folder. So whether I am taking lab or not for that particular section, because theory में भी हमें practice ये करना है, so that is why you will do it. Okay. So for section B, it is also same. Fine. So decision making आप लोग continue करेंगे, है ना? So decision making is all about making the decisions whenever हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर जब भी बात करते हैं कि कोई लॉजिकल कंडीशन आ रही है जिसके ट्रू और फॉल्स यानी कुछ रास्ते हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिकल कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वी हैव टू मेक टू डिसीजंस। ओके, मैंने इसको लेक्चर वीडियो में अच्छे से समझाया है। ठीक है, देयर यू कैन गो एंड वॉच इट कि किस तरह से इसका यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कुछ लोग देख के आए हैं, सो यू विल गेट further of this particular lecture, otherwise it would be difficult for you. बट एक छोटा सा रिवीजन में दे देता हूँ कि जब भी डिसीजन बनाना होता है वी यूज दिस इफ कीवर्ड, एंड in this if keyword, inside this parenthesis, inside this parenthesis you put this condition. Okay, and based on the evaluation of this condition whether it is true or false, आपका यहाँ पे जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ पार्ट रन होगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट रन होगा। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर दीज टू कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर सिंपल डिसीजन मेकिंग वेयर ओनली ट्रू एंड फॉल्स डिसीजंस आर देयर। तो ये क्या होगा, ये कब रन होता है, व्हेन द डिसीजन इज ट्रू, एंड दिस रन्स व्हेन द डिसीजन इज फॉल्स। तो ये दो प्रोग्राम सैंपल इसमें बनाए रखे हैं। ठीक है, दिस फर्स्ट प्रोग्राम इज फॉर प्रिंटिंग द इनपुट नंबर इफ इट इज इवन, एंड जो सेकंड प्रोग्राम है दैट इज डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। Similarly, program for finding it was program for finding greater between two numbers, right? Then कैरेक्टर वो है या नहीं, इसके लिए प्रोग्राम है। सो आई वुड से कि आप लोग प्रोग्राम्स को लेक्चर वीडियो में से देखिए, है ना। नाउ वी विल डू अ न्यू प्रोग्राम वेयर फाइंडिंग वेदर इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 और 5। ओके, तो देखो प्रोग्राम बनाना कैसे है। आप लोग कहाँ पे जाते हैं, व्हेन यू हैव इंस्टॉल्ड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल्ड? किसी को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है? एटलीस्ट कोई नो सर। कोई ना कोई कंपाइलर चल गया सबका, या यस सर। लाइक यू, एटलीस्ट कोई ऐसा जिसने अभी तक एक भी प्रोग्राम नहीं बनाया है? एनीवन एंड फेसिंग एनी प्रॉब्लम? तो ऑल ऑफ यू आर विद एनी वन ऑफ द कंपाइलर जो मैंने आपको शेयर किए थे, एंड यू आर रेडी फॉर मेकिंग द प्रोग्राम्स, राइट? इज इट ओके? यस सर। ओके, सो इस तरह से हमारे पास में सपोज ये है। नाउ आई विल सेव दिस प्रोग्राम। हम लोग कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम रहे डिविजिबल बाय 3 और 5। तो डिविजिबल बाय 3 और 5। ओके, सो डॉट ई, इस तरह से करके मैंने सेव कर दिया है। फाइन। नाउ डू यू रिमेंबर हैश इंक्लूड
stdio.h हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था। दिस इज द लाइब्रेरी फाइल और हेडर फाइल एंड दिस इज व्हाट प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। तो ये बताता है दिस इज अ कीवर्ड which tells that this stdio.h is the library that is required, right? Then हम लोग void keyword यूज करते हैं, then void main लिखते हैं। main is a function where we write the program for the algorithm, okay? So अगर मैं आपसे पूछूं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, so किसी भी नंबर को 3 या 5 से डिविजिबल है नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग? We require a number n, okay? Now I will ask the user to enter a number, fine? Then I will ask, जब प्रिंट कर दिया तो उसे स्कैन करेंगे। हाउ वी इंटीजर, वी राइट %d, %m, ओके? सो इस तरह से क्या होता है, वाई वी राइट दिस %n, कोई बता सकता है वाई वी राइट दिस %n? सर वेरिएबल का एड्रेस बताता है एंड। Yes, it tells the address of the variable. So जो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी वो कहाँ जाएगी, n के एड्रेस में जाएगी, फाइन? इससे क्या हुआ, यूजर से हमें एक n की वैल्यू मिल गई, ओके? नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस इंटीजर का पता लगाना है वो 3 या 5 है ना से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है? सो एक हमारे को यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, वी हैव टू मेक अ डिसीजन whether it is divisible by 3, okay? So n divisibility check कैसे करें, n मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है? सो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट, फाइन? सो इट इज और %d is divisible by 3, फाइन? सिंस सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन में अगर ब्रेसेस नहीं भी लगाए तो चलता है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो दैट इज ओनली बिकॉज आप लोग पूरा अक्षर देख करके नहीं आए हो, राइट? नाउ इफ n इज मॉडुलस 3 टू 0, इस मीन्स क्या होता है, n को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या 0 है? इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, आंसर कैन बी यस और नो, है ना, ट्रू और फॉल्स। तो ये कब रन होगा, जब ट्रू होगा, ठीक है? और एल्स रन होता है जब फॉल्स होगा, राइट? सो फिलहाल हमें फॉल्स नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए, हमें ये तो हो गया जब 3 से डिविजिबल हो, एंड ऐसा का ऐसा ही हमें किसके लिए चाहिए, 5 से डिविजिबल के लिए चाहिए, ओके? सो दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑफ इफ। इसके थ्रू मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हमें कोई इस तरह का कंडीशन चाहिए जहाँ पे ये इफ भी रन हो और ये इफ भी रन हो, ठीक है? तो ऐसे केस में हम लोग क्या लगाते हैं, दो कैस्केडिंग, ओके? सो इनको क्या बोलते हैं, these are called कैस्केडिंग ऑफ इफ, ओके? नाउ इसका ऑप्शन क्या हो सकता था, एल्स इफ। तो इसमें क्या होता, अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे ये रन हो जाएगा और एल्स के अंदर आएगा ही नहीं, फाइन? लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हमें क्या चेक करना है, हमें 3 और 5 दोनों से चेक करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और 5, या तो 3 से भी हो सकता है या 5 से भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हमें एक बार तो 3 से चेक करना है और एक बार किससे चेक करना है, 5 से चेक करना है, ठीक है? इसी प्रोग्राम को लिखने का एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं आपको। डिविजिबल बाय 3 और 5 न्यू और, ठीक है? देखो
दो कंडीशंस अगर हमें ईदर और में चेक करनी होती है, ठीक है, तो वी कैन यूज ऑल्सो दिस और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बाद में क्या करेंगे, जो दूसरी कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम कहाँ पे रख सकते हैं, वी कैन कीप हियर, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, डिविजिबल बाय 3 और 5। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम यू कैन नॉट टेल कि 3 से है या 5 से है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर वही नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा तो यही लाइन प्रिंट होगी, और 5 से नहीं होगा तो ये लाइन नहीं प्रिंट होगी। जैसे हम लोग इसको रन करके देखते हैं, रन किस तरह करते हैं, यू नो दिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो देखो 9 नंबर क्या है, ओके सॉरी मैंने गलती है, क्या गलती है यहाँ पे, कोई गलती देख के बताएगा क्या गलती है प्रिंट एफ में? आपने %d तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन क्या प्रिंट कराना है, कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराना है उसका नाम नहीं लिखा, ओके, सो दैट इज व्हाई इट वाज गिविंग रॉन्ग वैल्यू। अब देखते हैं, मैंने नंबर 9 एंटर किया, ओके, सो 9 नंबर एंटर करने से क्या होगा, 9 नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3 तो ठीक है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट था, है ना, सेकंड जो इफ था, दैट डज नॉट गिविंग एनी वैल्यू, व्हाई, बिकॉज ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है, तो अपने एल्स में कुछ लिखा ही नहीं है ना, यहाँ के एल्स में कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए नथिंग विल रन, ओके। नाउ इफ आई गिव 50, ओके, सो देखो क्या आ रहा है, 15 इज डिविजिबल बाय 3, ओके, एंड क्या आ रहा है, 15 इज डिविजिबल बाय 5। सो दोनों के बारे में बता रहा है कि दैट 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 15 इज, दोनों लड़के आ रहे थे, उसको न्यू लाइन में लेना है तो हम लोग लगाते हैं बैकस्लैश n, है ना। अब इससे आंसर किस में आ जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। लेट अस टेक अनदर नंबर 30 सपोज, तो देखो 30 क्या है, 30 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 30 इज डिविजिबल बाय 5, ओके, इट क्लियर। लेकिन द सेम प्रोग्राम इफ आई डू हियर and I enter in, sorry, comma n, okay, so I enter 9, 9 is divisible by 3 or 5. Now this is giving an ambiguous answer. Why ambiguous answer? Because we cannot know whether the 9 is divisible by 3 or 5, 3 से है या 5, ये तो बता दिया या तो 3 से या 5 से, but you cannot tell precisely whether it was 3 or 5. Are you getting me? कब आपको इफ को इस तरह से काम में लेना है, कैस्केडिंग ऑफ इफ इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो मल्टीपल कंडीशंस कैन बी इवेल्युएटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ और, ओके। नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, पहले जो लिखा था और ये अभी लिखा है, इसका क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन? Sir, this operator is used when both the number is divisible by both 3 and 5. बोथ, ओके। सो देखो अभी क्वेश्चन क्या था, 3 और 5। नाउ अगर क्वेश्चन ये होता 3 एंड 5, है ना, 3 से भी और 5 से भी, जैसे कोई एक नंबर बताओ जो 3 से और 5 से दोनों से So 45. है ना, जैसे 15 लेते हैं, 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ओके। अब इसमें और उसमें क्या अंतर था, इसमें क्या होगा, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ओके, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये प्रिंट नहीं होगा। देखते हैं,
देखो पहले क्या हो रहा था, 9 पे क्या आ रहा था ना आंसर। नाउ देखो 9 पे कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। Why no answer is coming? Because 9 is divisible by 3, but it is not divisible by 5. So that is why no answer is coming. है ना? So what is the difference between AND operator and OR operator? जो पहले OR operator था, this is called OR operator. वो क्या करता है, या तो ये करेक्ट हो या फिर ये करेक्ट हो, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो जाए, आपका स्टेटमेंट रन हो जाता है। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले इसको चेक करता है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो वो सेकंड को इवेल्युएट ही नहीं करता। ठीक है, at least one condition is true, then the statement is true. Okay, and जब यहाँ पे and लगा होता है, then what happens? First इसको चेक करता है, it has to be true, then इसको चेक करता है, it is also has to be true। जब तक दोनों ट्रू नहीं होगी तब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एनी डाउट यू कैन आस्क। तो हमने यहाँ पे दो प्रोग्राम देखे, डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है, एंड 3 एंड 5। ओके, तो दिस प्रोग्राम वाज 3 और 5, इसका सही प्रोग्राम ये है। ठीक है, लेकिन हमने एक डेमोन्स्ट्रेट देखा जहाँ पे दोनों कंडीशंस को साथ में ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट डिटरमाइन वेदर इट वाज डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल 5। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता लग सकता है कि 3 और 5 दोनों में से किसी एक से है, बट किससे है यू कैन नॉट नो। ठीक है, अगर आपको ये पता लगाना है कि किससे है तो आपको हर क्वेश्चन को सेपरेटली इवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, इफ यू वांट तो एल्स लगा के आप ये भी लिख सकते हो, इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो क्या होगा, इससे नॉट डिविजिबल भी लिखने में आ जाएगा, यानी 3 से तो नॉट डिविजिबल होगा वो नंबर अगर ये रन होगा तो, और मे भी हो सकता है 5 से डिविजिबल हो जाए। जैसे 25 अगर इनपुट होगा तो 25 में क्या प्रिंट होगा, एक तो ये प्रिंट होगा कि 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और क्या प्रिंट होगा, 25 इज डिविजिबल बाय 5, अगर आपको नॉट भी बताना है। ठीक है, so in this way you can do different things। फाइन, अगले प्रोग्राम में मूव ऑन करें। The next program is find the greatest among three numbers। एक बार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स। टू नंबर्स में ग्रेटर पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अगर a b से बड़ा है तो ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन b, पहले a है फिर b है ना, और नहीं तो क्या होगा, b इज ग्रेटर देन a, पहले b है फिर a है। ये पहला परसेंट d किसके लिए होता है, जो यहाँ पे पहले लिखा होता है, और दूसरा परसेंट d किसके लिए होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है। व्हाट इज दिस परसेंट डी, हु विल टेल। हम परसेंट डी को क्या बोले, फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंट डी इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंट डी क्यों आ रहा है, बिकॉज द वेरिएबल इज इन इंटीजर फॉर्मेट। यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट है, इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, परसेंट डी। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियोस देख के कंप्लीट करो बिकॉज यू आर लैगिंग। Okay, now let us create another program where we will try to find greatest among three numbers। अब 3 numbers है तो obviously क्या होगा, let me save this file, greatest 3 numbers .c। okay, now include stdio.h void main। ओके, इतना आपको याद रखना है कि ये लिखना है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम नीड, अदर लाइब्रेरी फाइल्स मे बी यूज्ड, वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, लाइक अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए। लेट्स टेक देम एज ए बी एंड सी। ओके, अभी मैं
यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, ठीक है, आई एम सिंपली गिविंग द इनपुट फ्रॉम माय ओन साइड, आई एम इनिशियलाइजिंग देम, ओके। तो ये 3 नंबर मैंने इनिशियलाइज कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये 3 नंबर के अंदर से छोटा या बड़ा निकालना हो, सो आस्क योर माइंड कि क्या लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। 3 नंबर में से बड़ा आप इजीली बता सकते हो, है ना, हर कोई बता सकता है। अभी यहाँ पे देख करके द ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, सब लोग बता सकते हो ना। बट आस्क योर माइंड की स्टेप्स क्या फॉलो किए, व्हाट वर द स्टेप्स। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, ए और बी को कंपेयर करा होगा, यही किया होगा सबने, है ना। और फिर उन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको सी से कंपेयर किया होगा, इज इट। किसी और ने कोई और स्टेप फॉलो किया दिमाग में when you were solving this problem? Okay, so this is the obvious solution. First we will compare a with b, ठीक है। अगर a से बड़ा है तो what we are going to do, देखो we will check a c से भी बड़ा है क्या, ओके। अगर a b से बड़ा है एंड a c से भी बड़ा है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इट्स कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ, ठीक है। नेस्टिंग ऑफ इफ का मतलब क्या हुआ, पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये कंडीशन चेक होगी, ओके। इफ इनसाइड इफ, इसका मतलब क्या होता है, नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वन थिंग इनसाइड अनदर, ओके। तो इफ के अंदर क्या लिखा है, एक और इफ लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ। अगर ए से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो कैन वी एड दिस दैट पर्सन डी इज ग्रेटेस्ट, और कौन है वो पर्सन डी, ए, है ना। अब अगर ए बी से तो बड़ा था, ठीक है, लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, since there is single line so we can remove parenthesis, okay। so can you tell me if a is greater than b and a is not greater than c, तो कौन है सबसे बड़ा, सोच के जवाब दो, यहाँ कौन आएगा, ए बी सी। से बड़ा है, C, हाँ ए बी C, से बड़ा है, देखो वापस सोचो, ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, C, सी, ठीक है। तो इन दिस वे ये यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हुआ, सी। अब एक बात बता, इसका एल्स क्या होगा, इसके एल्स का क्या मतलब हुआ, ए बी से बड़ा है और वो चीज फॉल्स, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, बी इज बिगर देन ए। यहाँ पे कब आएंगे, जब बी बड़ा होगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो ए बी से बड़ा है तो कौन सा रन होगा, ये वाला पार्ट रन होगा, इफ का ट्रू पार्ट। लेकिन अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो कौन सा रन होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या चेक करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि बी बड़ा है ना। अब बी बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी सी से भी बड़ा है तो हु इज बिगेस्ट, यहाँ कौन आएगा, B, बी, है ना। अगर सी, अगर बी सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा कौन हुआ, बी। वाई बी, बिकॉज बी ए से तो बिगर वैसे ही है ना। और क्या हुआ, सी से भी बिगर हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बी। अब इसका फॉल्स क्या होगा, अगर ये है तो सबसे बड़ा कौन हुआ,
बी ए से तो बड़ा था ही, बट बी सी से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है? सी। सी। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस दैट आर टू बी फॉलोड। अब आपको ये सोचना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साथ में लेना चाहते हो आप, तो ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखोगे तो इक्वल टू कहाँ जाएगा? जहाँ पे तीनों इक्वल होंगे या दो इक्वल होंगे तो वो किस में जाएगा? एल्स में जाएगा। तो हम लोग चाहें तो बड़ा या इक्वल के अंदर यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वी कैन फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। लेकिन मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन सा सिखाना चाह रहा हूँ आपको? आई हैव टॉट यू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको? नेस्टिंग। एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, नेस्टिंग वाले को हम लोग लॉजिकल कंडीशन से भी बना सकते हैं। लेट मी सेव दिस फाइल, ग्रेटेस्ट थ्री नंबर। ओके, सो इसी सेम प्रोग्राम को हम कंडीशन को ज्वाइन करके ही बना सकते हैं। तो वो कैसे? देखो बताओ यहाँ क्या आएगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। क्या मतलब हुआ इसका? ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, यानी ए दोनों से बड़ा है। तो ऑब्वियसली कौन हुआ? सी इज ग्रेटेस्ट और ए इज ग्रेटेस्ट। ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, फाइन। नाउ एल्स क्या होगा? अब इसमें एल्स की जरूरत नहीं, इसको हम किससे कर सकते हैं? कैस्केडिंग से। कैसे होगा? बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो सबसे कौन? बी। सी ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। सबसे बड़ा कौन हो? सी। समझ में आया? A same program can be made with different type of if expressions। डिपेंड करता है आप लॉजिक कौन सा यूज करना चाहते हो। ये प्रोग्राम भी सही है, वो प्रोग्राम भी सही था। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम वाज आल्सो सही, है ना? सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मैंने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया। जब भी कोई दो कंडीशन नेस्टिंग में होती है, जब उनको ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में कौन सा आता है ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर आता है। ठीक है, दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल। फाइन, बढ़े आगे। एनीथिंग वांट टू आस्क? डिसीजन मेकिंग की एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रोग्राम टू चेक कैरेक्टर whether it is uppercase, lowercase, a digit or a special symbol। ठीक है, तो के लिए वैसे आप लोगों ने देखा नहीं है वीडियो, आई हैव टोल्ड इन देयर। एक बार चेक कर, एक बार सेव कर लेते हैं फाइल को। कैरेक्टर, ठीक है, इससे सेव कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर डॉट सी। ठीक, अब हमें देखो एक कैरेक्टर इनपुट में लेना है और उसे चेक करें क्या वो अपर केस है, लो केस है, कोई डिजिट है या फिर स्पेशल सिम है। अपर केस मतलब कैपिटल ए टू जेड बीच में है, लोअर केस मतलब स्मॉल ए टू है, डिजिट मतलब जीरो से लेके 3 के बीच में है, और या फिर स्पेशल सिंबल है। अब अगर इनमें से कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल कौन कौन है? एट द रेट है, डॉलर, परसेंटेज, ना जितने भी आपके कीबोर्ड पे दर्द है इनके अलावा है, दे ऑल स्पेशल सिंबल्स। सेम लाइब्रेरी फाइल्स ले ली हम लोग, वॉइड मेन ले लिया। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे। देखो यहाँ पे इसमें इंटीजर नहीं लिखा, इस जगह हमने क्या लिखा? कैरेक्टर सी एच। ओके, फाइन। यूजर को बोलेंगे
प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। व्हाई आई एम टेकिंग इनपुट, देखो प्रोग्राम टू टेक कैरेक्टर है ना, तो हमने क्या किया, वो कैरेक्टर यूजर से इनपुट लिया। यूजर इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग, स्कैन एफ के थ्रू। स्कैन एफ है और कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे आएगा %c। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने क्या लिया, %d। %d क्यों लिया था, बिकॉज दैट वाज एन इंटीजर, है ना, n क्या था, इंटीजर। नाउ यहाँ पे ch क्या है, ch इज अ कैरेक्टर, सो दैट इज वाई क्या आएगा, %c, एंड ch। इज इट फाइन, किसी को डाउट यहाँ तक? ओके। नाउ अगर ch मुझे यहाँ पे देना होता तो हाउ इट इज रिटन, इट इज रिटन इनसाइड सेल्फ कोट्स। व्हाई इट इज रिटन इनसाइड सेल्फ कोट्स, बिकॉज अगर यहाँ पे आप सिंगल कोट्स नहीं लगाओगे तो कंपाइलर कैन नॉट मेक डिफरेंस कि ये जो v लिखा है ये वेरिएबल का नाम है, या ऐसा भी तो होता है इंटीजर v होता है यहाँ पे, है ना। सो कंपाइलर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, ये वेरिएबल का नाम है या कैरेक्टर है, तो ऑल द कैरेक्टर्स आर रिटन इन सिंगल कोट। ओके, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ व्हेनेवर द यूजर विल गिव इनपुट, अब हमें उसे चेक करना है, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं आप दिखा देता हूँ printf, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। आई एम जस्ट प्रिंटिंग कैरेक्टर। नाउ प्रिंट करते टाइम में यू कैन सी मैंने पे क्या लिखा है, %d लिखा है, क्या कोई गलती है? प्रिंट कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं मैं, एंड आई हैव रिटन %d। कैरेक्टर के लिए क्या आता है, %c। %c, है ना। सो %d लिख करके हम लोग इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी क्या है, एंटर अ कैरेक्टर, मैं यहाँ पे कैरेक्टर एंटर कर रहा हूँ कैपिटल A एंड आई एम प्रिंटिंग इट। तो यू सी कि ये यहाँ पे कैरेक्टर A प्रिंट हो गया, सी, ठीक है। आई एम डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ %c आई एम प्रिंटिंग इट इन फॉर्मेट %d, यानी इसको इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहूँ। नाउ आई विल अगेन इनपुट एज कैपिटल A। नाउ सी ये क्या प्रिंट हो, this is print 65. Okay, so when I printed this character as an integer, so it printed 60. Okay, चलो अभी हो कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना। Let us it again. Now I'm giving capital B. Okay, it is printing 66. Okay, कुछ आइडिया लगा? Now if I print E, कितना आना चाहिए, anyone? 68। 68। वाई 68, देखो ए पे कैपिटल ए आया था 65, कैपिटल बी पे कितना आया 66, ई पे कितना आता 67, और डी पे कितना आया है 68। सो कैन यू सी कि क्या हो रहा है, जो केस कैरेक्टर्स है कैपिटल A to Z, उनके इक्विवेलेंट देयर आर इंटीजर्स ऑल अवेलेबल। 65 से कहां से लेकर के कहां तक, देखो टोटल 26 हो, तो यू कैन सी ये 26 वैल्यूज है 65 to 90। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल Z पर करूंगा, इफ आई सी द इंटीजर वैल्यू ऑफ कैपिटल Z, इट इज 90। So capital A to Z is 65 to 90. Are you getting it? This is called ASCII values. So मैं बताना यहाँ पे क्या हूँ, all the characters have an equivalent integer associated with them. ठीक है, जितने भी कैरेक्टर, देखो हमें याद है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या होता है, जितना भी सब डेटा होता है दैट इज स्टोर्ड इन जीरोस एंड वंस, है ना। सो जीरोस एंड वन मीन्स क्या होता है, एवरीथिंग हैज टू बी नंबर्स। तो z को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो z को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करते, किसको कन्वर्ट करते हैं, 90 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आर यू गेट दिस पॉइंट? द z हैज
an equivalent integer associated with this and this is called ASCII value. क्या बोलते हैं इसको? ASCII. तो क्या बोलेंगे? Inting ASCII value. Okay. This program I have explained in detail. है ना? अगर आप जा करके लाइव वीडियो देखोगे जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले शेयर किए हैं, वहां पे मैंने इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप करके उसको करना. दिस वाज ओनली द रिवीजन. ऑल्दो ये अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, बट मैंने ऐसे आपको बता दिया. ओके. सो %c से अगर हम प्रिंट करते हैं तो इट प्रिंट्स द कैरेक्टर वैल्यू एंड % से अगर हम प्रिंट करते हैं इट प्रिंट्स द ASCII वैल्यू. ओके. इंटीजर इक्विवेलेंट ऑफ द कैरेक्टर. अब मैंने यहाँ पे ये क्यों बताया आपको? बिकॉज हमें क्या चेक करना है, क्या कोई कैरेक्टर अपर केस है, लोअर केस है और डिजिट है. ठीक है. तो देखो अपर केस की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 65 90 के बीच में. तो अगर मुझे कोई कैरेक्टर इनपुट में मिला तो अगर मैं उसे चेक करूं कि इफ ch is greater than equal to 65 and ch is less than equals to 90. अब ये बताओ क्या मतलब हुआ इसका? पहली बात तो ये देखो ये सही लिखी है या गलत लिखा है? ch means ch is a character and I am comparing it with a integer. क्या ऐसा कर सकते हैं? I am comparing ch which is a character to a integer. क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं. Why? Because Yes, sir. there is a integer equivalent of every character. तो जो भी कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट में आएगा उसका कोई ना कोई इंटीजर इक्विवेलेंट तो होगा ही, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी एंड दैट वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद दिस 65 and 90. Why I have chosen 65 and 90? Because the upper case characters lie between this range. Okay. So अगर कोई भी इस रेंज में आया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? %c is upper case, राइट. और %c कौन है? ch. फाइन. बताओ और कंडीशन क्या लिखनी चाहिए? इस स्लाइड को देख बताओ. लोअर केस के लिए चेक कर हमको. द सेम कंडीशन वी कैन यूज. ओके. बट कहां से कहां तक? 97 से 122 तक. वो क्या हो जाएगा हमारा? लोअर. इज इट फाइन? नाउ सी थर्ड क्या है? डिजिट 0 to 9 है ना. डिजिट 0 to 9 का आज की वैल्यू कितना है? 48 to 57. ये चीजें आपको याद नहीं है थोड़ा, है ना. 48 to 57. तो इज अ डिजिट. ठीक है. अगर कोई इस रेंज में आए तो ये डिजिट हो जाएगा. नाउ टेल मी क्या ये मैंने सही लिखे हैं इफ कंडीशन? ये किस तरह का इफ लिखे हैं मैंने? Cascading. कैस्केडिंग है ना. सो आई हैव रिटन कैस्केडिंग. इसका मतलब क्या होता है? इफ भी रन होगा, ये इफ भी रहेगा और ये इफ भी रन होगा. ऑल ऑफ यू अग्री और नॉट? तीनों इफ रन होंगे ना. कैस्केडिंग में क्या होता है? देखो यहाँ पे याद करो. कैस्केडिंग में क्या होता है? ये इफ रन होता है और ये इफ भी रन हो, दोनों इफ रन होते हैं, है ना. क्या यहाँ कैस्केडिंग लगानी चाहिए? कंडीशन सही है, आंसर भी सही आ जाएगा, बट क्या ये एफिशिएंट है? यहाँ पे क्या होगा? सपोज कैरेक्टर जो है वो अपर केस था तो पहले तो ये होगा, है ना. फिर जब ये चेक हो गया था, अगर ये चीज सही हो गई थी तो क्या हमें ये दोनों इफ कंडीशन चेक करने की जरूरत है? अगर कोई अपर केस कैरेक्टर और वो यहाँ पे ट्रू हो गया तो क्या हम ये दोनों इफ चेक करने चाहिए? क्या वो इस इफ में कभी भी यस हो सकता है क्या? No, sir. है ना. अगर कोई अपर है तो वो लोअर केस और डिजिट तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे कैस्केडिंग इज द गुड ऑप्शन.
आर यू गेटिंग द पॉइंट कि कैस्केडिंग कब लगानी है और कब लगानी है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है इफ एल्स लैडर। क्या लगाना है? जो इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, मे बी कुछ लोगों ने दिया होगा। तो दैट इज इफ एल्स लैडर। ठीक है, कास्टिंग ऑफ इफ एल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ही कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। वाई? बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, ओनली वन कंडीशन कैन बी ट्रू एट अ टाइम। दैट इज वाई हमें कौन सा काम दिया, इफ एल्स लैडर। अब अगर इन कुछ भी नहीं है तो फाइनली एंड में क्या है वो, भाई अगर वो अपर केस नहीं है, लोअर केस नहीं है, डिजिट में है, तो ऑब्वियसली वो क्या बचा, वो कोई ना कोई स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ पे मैंने इफ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी रेंज मुझे चेक करनी नहीं है ना। अगर वो इन तीनों रेंज में नहीं तो ऑब्वियसली वो किस में आया, बाय डिफॉल्ट किस में हो गया, वो अंदर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, कैस्केडिंग में और इसमें? इन चारों में से देर आर 4 कंडीशंस, है ना, 4 सेक्शन बन गए। तो इन 4 सेक्शन के अंदर से कोई एक ही सेक्शन ट्रू होगा और वारंट होगा। ठीक है, कैन यू टेल मी बाय नंबर, अगर कैरेक्टर 0 से लेकर के 255 तक होते हैं सपोज, है ना, क्या तुम बता सकते हो यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है? वापस बोलूं, अगर पूरे कैरेक्टर की रेंज 0 से 255 है, आपको पता है ना कैरेक्टर कितने होते हैं, 8 बिट के अंदर होता है। 8 बिट मतलब 2 raised to power 8, 2 raised to power 8 के अंदर कितना होता है, 256। तो टोटल कितने वैल्यूज हो गई, 256 वैल्यूज हो गई। उसमें से मैंने एक रेंज तुम्हें ये बता दी, दूसरी ये बता दी, तीसरी बता दी। तुम मुझे क्या बता सकते हो कि इस रेंज में कौन कौन आया? 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर के कहाँ तक हुआ, सबसे पहले 0 से लेकर के अगर किसी की भी वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू 47 तक होगी तो वो इस रेंज में आएगा। ऑल ऑफ यू अग्री और नॉट? क्योंकि 48 से 57 का सर। है ना, 48 से 57 किस में है, इट इज इनसाइड डिजिट। तो फिर कौन बचा, 50 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक, कहाँ तक 64। आए, 64 तक। वो भी किस में आएंगे, स्पेशल सिंबल होंगे। ठीक है, देन 91 से 96। 91 से 96, ओके, एंड देन 123 से लेकर के 255। ओके, सो दीज, इस रेंज में कोई भी होगा वो आएगा, इस एल्स में आएगा। बाकी सबकी रेंज लिखी है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन whether a character is uppercase, lowercase, it is a digit or it is special symbol। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको ये याद रखना है यहाँ पे, that we have compared it with the help of ASCII values। ठीक है, we have compared it with the help of ASCII values। Fine, now after this you will do these exercises, these exercises are for self practice। okay, इसका assignment I will create it। so for this assignment एक तो ये सारे प्रोग्राम्स, ठीक है, कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8,
8 प्रोग्राम्स तो ये है एंड 5 प्रोग्राम्स ये है, 8 and 5 13. So for this particular exercise there will be 13 programs. तो जैसे अभी मैंने आपको असाइनमेंट एक दिखाया था फॉर दिस P1 to P9 है, ऐसे ही वहाँ पे P10 से स्टार्ट करूंगा मैं, P10 से 13 असाइनमेंट्स होंगे हमारे पास में, वो आपको सेकंड वाले में सबमिट करने हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज ये इनको करने से पहले फॉर डूइंग दिस यू हैव टू एटलीस्ट गो विद दिस लेक्चर वीडियो जिसमें मैंने ये प्रोग्राम समझाए, अदरवाइज ये करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो पहले आप ये देखोगे, देन वी विल डू फर्दर प्रोग्रामिंग, ओके। सो डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करोगे एज सुन एज पॉसिबल, एंड देन इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है किसी प्रोग्राम में तो आई विल डिस्कस दैट, ठीक है। सो टुमारो कल भी ले लें लेक्चर, Yes. ओके, है ना। सो कल भी ले लेंगे एंड देन वी टुमारो वी विल डू स्विच केस, ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, ओके। सो आज हम लोगों ने क्या क्या किया है ना, हम लोगों ने सबसे पहले देखा हाउ कैस्केडिंग ऑफ इफ इज डन, ठीक है, एंड उसका एडवांटेज क्या है, और अगर कैस्केडिंग को अगर हम कंडीशन ज्वाइन करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है। कैसे और एंड से बिटवीन द कंडीशन, ठीक है। देन वी सॉ द नेस्टिंग ऑफ इफ, नेस्टिंग ऑफ इफ को अगर कंबाइन करना होता है तो हाउ वी डू विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक है। नेस्टिंग हमेशा किससे ज्वाइन होती है, एंड ऑपरेटर से। देन वी सॉ कि व्हाट इज द integer equivalent of a character, okay, then we split that whole characters into 4 ranges, क्या क्या, अपर केस, लोअर केस, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल, ओके। तो ये 4 रेंजेस हमने यहाँ पे डिस्कस करी, ठीक है। एक चीज ये भी देखी कि ऑल कैरेक्टर्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट्स, ओके फाइन। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Any? Why attendance is so much less?